नमस्कार सभी साथियों का आपके चैनल और आपकी टेस्ट सीरीज़ के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बायोलॉजी की नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट अपना रहेगा 27 नंबर और आपका जो टॉपिक है वो मेंशन किया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन एंड पैथोजन एंड पैरासाइट। ठीक है ना, एक टॉपिक और है इसके अंदर पैरासाइट के रूप में दिया गया है। तो ये जो सभी टॉपिक्स हैं वो ख़ास तौर से स्कूल लेक्चरर की जो एग्ज़ाम होती है आपकी किसी भी इंडियन स्टेट में, उन सभी के अंदर इस प्रकार के टॉपिक आपको कॉमन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं टॉपिक को आगे अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से कोशिका जनित सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है? दो प्रकार की इम्यूनिटी यहाँ पर होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक होती है सेल मीडिएटेड। ठीक है ना, ह्यूमरल मतलब तरल अवस्था के अंदर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये तो होती है बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल के द्वारा। यहाँ पर सेल मीडिएटेड का मतलब है सेल टू सेल जंक्शन कनेक्ट होते हो। यहाँ पर अपन कह रहे हैं इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर हो, सेल टू सेल कनेक्ट होती हो, एक दूसरे से इंटरलिंक करती हो। तो इस प्रकार से किसी भी बाह्य पैथोजन को यदि डिस्ट्रॉय किया जाता है तो सेल टू सेल इम्यूनिटी जो है सेल मीडिएटेड, ये खास तौर से होती है टी लिम्फोसाइट्स। किसके द्वारा होती है? टी लिम्फोसाइट के द्वारा। और यदि ह्यूमरल पूछा जाए तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा। यहाँ पर इसमें तो एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी रिलीज होती है, जबकि इसमें एंटीबॉडी नहीं रिलीज होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, टी लिम्फोसाइट और मास्ट सेल। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? टी लिम्फोसाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएगा। सेल मीडिएटेड पूछा है। देखो, टी लसिका कोशिकाएं विशेष रूप से साइटोटॉक्सिन्स और सहायक टी कोशिकाएं कोशिका जनित प्रतिरक्षा मुख्य रोल निभाती है। टी लिम्फोसाइट स्पेशली टॉक्सोसाइटोटिक और टी हेल्पर सेल। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी टाइप्स हैं टी सेल के, टी एच सेल और टी सी सेल। ये दोनों सेल है। यहाँ पर टी सी तो है ये साइटोटिक सेल्स और ये है टी हेल्पर सेल। तो ये दोनों ही सेल कैसी होती है? मुख्य रोल निभाती है और किस में? खास तौर से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के रेस्पॉन्स के लिए। सेकेंड क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा टीका एक जीवित शीतकृत लाइव एटेन्यूटेड, मतलब ऐसा वैक्सीन हो जिसमें जो पैथोजन होता है, पैथोजन मतलब रोग उत्पन्न करने वाला कारक, जैसे वायरस है या बैक्टीरिया है, इनको क्या किया जाता है? अगर नॉर्मल देखो वायरस और पैथोजन है, वो क्या कर सकता है? आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो आपको इन्फेक्ट करेंगे, मतलब आपको संक्रमित करेंगे। लेकिन यदि इनको क्या बना दिया जाए? वीक बना दिया जाए, कमज़ोर बना दिया जाए, जीवित भी रहे और ऐसे कमज़ोर रहे कि इनके अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो जाए। ठीक है ना, रोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते, ऐसे कमज़ोर बनाने हैं इनको। ठीक है ना, किसी भी केमिकल से हो सकता है, किसी रेडिएशन से हो सकते हैं। ठीक है ना, या फिर इसको अपन ऐसे माने कि इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन अभी भी इनमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की क्षमता है, मतलब इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, एक्ट एज ए एंटीजन के रूप में काम कर सकते हैं, इम्यूनोजन के रूप में काम कर सकते हैं। किसके रूप में काम कर सकते हैं? इम्यूनोजन के रूप में काम कर सकते हैं।
तो ऐसे वाले वैक्सीन कौन से होते हैं, यहाँ पे दिया गया है टीका एक जीवित, साल्क वैक्सीन, BCG वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और टेटनस टॉक्सॉइड। यहाँ पे BCG वैक्सीन जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो TB के अगेंस्ट में बनाया गया है BCG वाला वैक्सीन। यहाँ पर BCG वैक्सीन इज ए लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। TB के अगेंस्ट में बनाया गया ये वैक्सीन है BCG का, ठीक है ना। ये इसका कैसा एग्जाम्पल है, लाइव एटीन्यूटेड का एग्जाम्पल है। हालांकि जो पोलियो है उसकी वैक्सीन जो होती है, जो ड्रॉप आपको पिलाई जाती है, वो भी कैसा होता है, लाइव एटीन्यूटेड होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 3 नंबर, कौन सी एंटीबॉडी वर्ग लार्ग आंसुओं जैसे स्त्रावों में मुख्य रूप से पाई जाती है। मतलब आपके बॉडी से निकलने वाले जितने भी जो लिक्विड होते हैं उन लिक्विड के द्वारा, इसका मतलब आप एक बार वापस सुनो, आपकी बॉडी के द्वारा जितने भी लिक्विड बॉडी से बाहर निकलते हैं उन सभी के अंदर एक एंटीबॉडी स्रावित होती है, एंटीबॉडी रिलीज होती है। वो एंटीबॉडी कौन सी होती है ये पूछा गया है इसके अंदर। तो आपके जैसे मान लो खास तौर से आपकी बॉडी की जो ओपनिंग होती है वहाँ से क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे मैं कहूँ अपनी आँखें हैं, ओपन है, खुले इन्वायरमेंट को देखती है, इसका मतलब इसके थ्रू भी क्या जा सकता है, आपके इन्फेक्शन जा सकता है, बैक्टीरिया वायरस जा सकते हैं। तो इनमें लड़ने के लिए एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA एंटीबॉडी A पाई जाती है। सेम इसी प्रकार से आप खाना खाते हो, सांस लेते हो, तो नाक और माउथ जो सलाइवा है, म्यूकस है, इन सब के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA पाई जाती है। इसी प्रकार से आपकी बॉडी से जो पसीना निकलता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो IgA पाई जाती है। इसी प्रकार से मदर जो है बच्चे को दूध पिलाती है, दूध के साथ में कौन सी एंटीबॉडी आती है, IgA आती है। IgA जो एंटीबॉडी होती है वो सिक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो बॉडी से बाहर निकलती है। तो बॉडी से बाहर निकलने वाले एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgA होती है, इसे सेक्रेटरी एंटीबॉडी कहते हैं। ये एक प्रकार का डाइमर प्रोटीन है, ठीक है ना। G है वो मोनोमर है, ये कैसी है, डाइमर प्रोटीन है। यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा IgA, ये इसका राइट आंसर होगा। IgA एंटीबॉडी लार, आंसू, बलगम, म्यूकोस, स्राव में प्रचुर मात्रा के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। आपकी बॉडी की सुरक्षा प्रदान करती है। मिल्क में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श टीके की विशेषता नहीं है। आदर्श टीके की एक आइडियल जो वैक्सीन है, नॉट ए फीचर ऑफ आइडियल वैक्सीन। आइडियल वैक्सीन का एक फीचर ऐसा नहीं होता है कॉमन। यहाँ पर देखेंगे अपन, दीर्घकालीन प्रतिरक्षा प्रदान करना, ये तो होता है। हल्के रोग लक्षण उत्पन्न करना, भाई जब वैक्सीन ही अपन ले रहे हैं तो वो रोगों के लक्षण को उत्पन्न क्यों करेगा। इसलिए ये कभी भी जो लो क्वालिटी का होगा वो हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन मतलब साइड इफेक्ट करे, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो कभी भी आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट वैक्सीन नहीं देता है। तो राइट आंसर आ जाएगा बी। ये गलत है सेंटेंस, यहाँ पे देखोगे बी गलत है। एक आदर्श टीका किसी भी प्रकार के रोग लक्षण उत्पन्न नहीं करना चाहिए, चाहे वह हल्के हो या क्यों ना हो, ठीक है ना। हल्के, चाहे वे हल्के ही क्यों ना हो, लेकिन उत्पन्न नहीं करना चाहिए कि आपने लिया तो ट्रीटमेंट के लिए, बल्कि आपके अंदर क्या हो गया, रोग हो गया। दूसरा 5 नंबर देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ परजीवी का उदाहरण है। प्रोटोजोआ परजीवी, ठीक है, यहाँ पर प्रोटोजोआ के रूप में पूछा है, परजीवी पूछा है। टीनिया सोलियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, तो सीधा सा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो है आपका मलेरिया का जो रोग कारक है वो किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, और परजीवी के रूप में आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। मच्छर के द्वारा इसका संक्रमण होता है, लीवर के ऊपर इसका मुख्य अटैक होता है, RBC को भ्रष्ट किया जाता है। यहाँ पर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज ए प्रोटोजोआ पैरासाइट दैट कॉज द मलेरिया, ठीक है ना। मलेरिया मुख्य रूप से करने का कारक होता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, एलर्जेनिक प्रतिक्रियाओं में मुख्य रूप से कौन सी एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कोशिकाएं शामिल होती है, ठीक है ना। एलर्जी से संबंधित विच सेल्स आर मेनली इन्वॉल्व इन एलर्जेनिक रिएक्शंस। अगर आपके कोई भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं आपकी बॉडी, देखो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की चीज़ों से क्या होती है, एलर्जी होती है। किसी को डस्ट से एलर्जी है,
किसी को हवा जब चलती है तो इसके अंदर जो परागकण आते हैं, आपके पोलन ग्रेन्स आते हैं, इनसे एलर्जी होती है, छींकें चलने लगती है, बॉडी पर रेड रेड निशान आने लगते हैं, अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है। तो उनके लिए कौन सी सेल्स आपके लिए मुख्य होती है? जैसे मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स। ये दोनों सेल्स क्या होती है? एलर्जेनी के प्रति लड़ने वाली होती हैं, क्योंकि दोनों ही जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं। किसके लिए? IgE जो एंटीबॉडी है उसके लिए क्या पाए जाते हैं? ये रिसेप्टर। मतलब जो भी, जैसे आप कभी पूछा जाए कि आपकी जो एलर्जी होती है, एलर्जी के अगेंस्ट लड़ने के लिए कौन सी एंटीबॉडी काम करती है, तो IgE करती है। यहाँ पर IgE आपके एलर्जेनिक मॉलिक्यूल को क्या करती है? कैप्चर करती है। कैप्चर करने के पीछे वाला जो भाग होता है, यहाँ वाला यहाँ आता है और किससे जुड़ता है? ये किसको एक्टिवेट करता है? ये मास्ट सेल या बेसोफिल सेल्स को। बेसोफिल सेल्स के अंदर ये सिग्नल जाता है और सिग्नल जाने के बाद में इनके अंदर क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स टूटते हैं और केमिकल्स बाहर से रिलीज करते हैं, और ये केमिकल क्या करते हैं? इन जो डस्ट पार्टिकल आए हैं उनको नष्ट करते हैं, जैसे हिस्टामाइंस। हिस्टामाइंस। इसी कारण से आपको क्या आती है? छींकें आती है। ठीक है, यहाँ पर बेसोफिल सेल्स एंड मास्ट सेल्स आर रिलीज हिस्टामाइंस इन एलर्जेनिक रेस्पॉन्स। एक बेसिक क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबॉडी का कार्य नहीं है? एंटीबॉडी का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी? एंटीबॉडी का कार्य नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स, ऑप्सोनाइजेशन, डायरेक्टली किल द पैथोजन। देखो, एंटीबॉडी डायरेक्ट कभी भी किसी भी पैथोजन को डायरेक्ट किल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली किल्ड पैथोजन ये सही नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये क्या कर सकती है? न्यूट्रलाइज कर सकती है, डिस्ट्रॉय करवाने की कोशिश कर सकती है ना, प्रॉपर्टी चेंज करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि सीधा नष्ट कर दे। तो राइट आंसर आ जाएगा ये वाला। एंटीबॉडीज रोगजनकों को चिन्हित करती है लेकिन उन्हें सीधे मार नहीं सकती है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? ऐसी कौन सी सेल्स है जो एंटीजन को प्रोसेस करके एंटीजन को अपनी सेल्स के ऊपर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इस प्रकार से है, इनके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है, उनको क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी। डिस्ट्रॉय करने के बाद छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेगी, और इस प्रकार की रिसेप्टर के द्वारा ये क्या करती है? इसको प्रेजेंट करती है यहाँ पर इस प्रकार से। ये एंटीजन है कि मेरे पास में एक एंटीजन है और हमने यहाँ पर इसको पकड़ रखा है, तो दूसरी जो सेल्स होती है वो इसको रिकॉग्नाइज करेगी यहाँ पर, और वो केमिकल छोड़ेगी, ठीक है ना, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस सेल को। तो यहाँ पर ये जो ये क्या है? एंटीजन। और ये इसको रिसेप्टर क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी कौन सी सेल्स होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? जैसे मान लो बी सेल्स होती है, बी सेल्स है। बी सेल्स के अलावा आप देखोगे मैक्रोफेजेज है, और डेंड्राइटिक सेल्स है। ये सभी सेल्स होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मतलब एंटीजन को तोड़कर एंटीजन को बाहर की तरफ एक्सपोज करती है कि दूसरी सेल इसको पहचाने और इस सेल्स को नष्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल सेल्स है, इरिथ्रोसाइट्स है, और मैक्रोफेज है, प्लेटलेट्स है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? मैक्रोफेज इसका बेस्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक हेलमिंथेस परजीवी के द्वारा होता है? हेलमिंथेस पैरासाइटिक के द्वारा किया जाने वाला रोग कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मलेरिया, एम्बियोसिस और एस्केरियासिस और इन्फ्लुएंजा। तो एस्केरिस जो है, एस्केरिस के द्वारा होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? एस्केरियासिस। और एस्केरियासिस किसका एग्जाम्पल है? प्लेटी हेलमिंथेस का एग्जाम्पल है, तो ये हेलमिंथेस आ जाएगा। एस्केरिस है ना, निमेटोड्स का एग्जाम्पल आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे एस्केरियासिस इज कोज्ड बाय एस्केरिस नोन एज हेलमिंथेस राउंड वॉर्म। एस्केरिस है ना, एस्के हेलमिंथेस का। तो यहाँ पर एस्केरियासिस रोग एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स नामक हेलमिंथेस परजीवी के द्वारा कोज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 10 नंबर,
विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी। ठीक है ना, आपकी बॉडी के अंदर कोई एलर्जेनिक कंपोनेंट गया है तो फर्स्ट टाइम पे इमीडिएटली हाइपर सेंसिटिविटी टाइप फर्स्ट एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल IgM होता है। ठीक है ना, यहाँ पे अच्छा एलर्जी के लिए पूछा ना, तो एलर्जी के लिए तो E होता है। अभी बताया था मैंने आपको मास्ट और बेसोफिल सेल्स, तो एलर्जी के लिए पूछा गया है तो इसका मतलब है IgE होता है। ठीक है ना, IgE एलर्जी के दौरान मास्ट कोशिकाओं को हिस्टामाइन छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। मैंने कहा ना आपको यहाँ पर आकर जुड़ेगा, इनके मास्ट सेल के पास रिसेप्टर होता है, यहाँ पर एंटीबॉडी आती है, एंटीबॉडी एलर्जेनिक मॉलिक्यूल लेके आती है जिसके कारण से सिग्नल अंदर जाते हैं और ग्रेन्यूल से वो फटते हैं, इनके अंदर हिस्टामाइंस होते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला देखो कि 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस रोग को टॉक्सॉइड वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। टॉक्सॉइड का मतलब है कि कोई भी पैथोजन है या बैक्टीरिया है कि जो टॉक्सिन है, जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम है, उस टॉक्सिन को आइसोलेट करके उसे क्या कर दिया जाए, न्यूट्रल कर लिया जाए, केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करके। ठीक है ना, उसको क्या बना दिया जाए, टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड का मतलब होता है टॉक्सिन का मॉडिफिकेशन, जिसमें एंटीजन की प्रॉपर्टी तो पाई जाती है लेकिन अपने कह सकते हैं रोग करने की क्षमता नहीं है, ये कह सकते हैं अपन, है ना। ये पैथोजन के रूप में काम अब नहीं कर सकता, रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने की पावर इसमें अभी भी प्रेजेंट है, तो ऐसे क्या कहते हैं, टॉक्सॉइड कहते हैं। जैसे खास तौर से टॉक्सॉइड बनाया जाता है टेटनस जो आपकी बॉडी में होता है, टेटनस के द्वारा। तो यहाँ पर टेटनस जो डिजीज़ होती है उसकी जो वैक्सीन यूज़ में आती है वो टॉक्सॉइड प्रकार की होती है। ठीक है ना, इसका जो टॉक्सिन जो होती है उसी को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। टॉक्सॉइड वैक्सीन यूज इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। देखो ये जो टॉक्सिन थी उसको क्या कर दिया इन्होंने, इनएक्टिवेट कर दिया, दैट इज़ टेटनस एंड डिप्थीरिया, जो खास तौर में किस में काम आती है, टेटनस की और डिप्थीरिया की वैक्सीन इसी प्रकार से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखोगे 12 नंबर, किसी रोगजनक से प्राकृतिक संक्रमण के बाद किस प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित की जाती है। What type of immunity is developed after natural infection with pathogen। तो यदि आपकी बॉडी में कोई किसी पैथोजन का नेचुरल तरीके से इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ है, इसका मतलब क्या है, अडेप्टिव प्रकार का है। आपकी बॉडी में वो गया है, प्रोसेस हुई है, सेल्स एक्टिवेट हुई है, एंटीबॉडी बनी है, तो वो क्या है, अडेप्टिव प्रकार का है। एक्टिव प्रकार का होगा, यहाँ पर देखोगे आप, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव, एक्टिव आर्टिफिशियल, तो ये कौन सा आ जाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी कहलाएगा। प्राकृतिक संक्रमण के बाद शरीर स्वस्थ एंटीबॉडी बनाता है, स्वयं एंटीबॉडी बनाता है, यह सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है। यदि आपने बाहर से वैक्सीन लिया होता तो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहलाता, वैक्सीन लोगे तब। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 13 नंबर, विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लसिका कोशिकाओं की परिपक्वन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो इनका जो ओरिजिन है, टी लिम्फोसाइट्स जो है, ओरिजिन कहाँ होता है इनका, निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मेरो, और मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है ना, थाइमस ग्लैंड के अंदर जाकर मैच्योरेशन होता है और निर्माण जो है वो बोन मेरो के अंदर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। थाइमस ग्लैंड है, बढ़ती उम्र के साथ में इसकी साइज़ है वो डिक्रीज होती जाती है। ये युवावस्था तक लगभग 10 साल की जो एज होती है उसी उम्र तक सबसे ज़्यादा साइज़ में रहती है, बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। थाइमस इज ए साइट ऑफ द टी सेल मैच्योरेशन। ठीक है, बी सेल जो है उनका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, बोन मेरो में होता है, वहीं निर्माण होता है और वहीं उसका मैच्योरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूली प्रतिरक्षा की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब है बाहर से आपने किसी प्रकार की इम्यूनिटी आपने एंटीजन प्रवेश करवाई है, इज नॉट ए कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर नहीं है। स्पेसिफिसिटी ये तो है इसकी, मेमोरी है, एडेप्टिव की है,
रैपिड रेस्पॉन्स नहीं हो सकता। ये नहीं है कि आपको एंटीबॉडी दी और देते ही आपको रिलीफ मिल गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो इंजेक्ट किए गए हैं एंटीजन जो है, इन एक्टिव अवस्था के अंदर, निष्क्रिय अवस्था के अंदर जो एंटीजन आपकी बॉडी में डाले गए हैं वो जाके रिएक्ट करेंगे आपके इम्यून सिस्टम के साथ में, और धीरे धीरे टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करेंगे और आपके एंटीबॉडी बनाएंगे। एंटीबॉडी के साथ में मेमोरी सेल्स बनेगी जो इन फ्यूचर भी काम आएगी। इसमें टाइम लगता है 7 से 15 दिन के आसपास का, ठीक है। तो ये रैपिड प्रोसेस नहीं है। हाँ, हो सकता है आपको पैसिव प्रकार की अगर इम्यूनिटी दी जाए, सीधे आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपकी बॉडी में डाल दिया जाए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यदि डायरेक्ट आपकी बॉडी में डाल दिया जाए तो उनको कोई मेहनत नहीं करनी है, सीधी जाके एंटीजन के ऊपर टारगेट करेगी, पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगी वहाँ पर, तो वो फास्ट होती है। यहाँ पर तो स्लो चलेगी ये प्रोसेस, तो रैपिड कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अनुकूलित प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया प्रारंभ में धीमी होती है, जबकि जन्मजात प्रतिरक्षा तीव्र होती है, क्योंकि वो बचपन से मिली हुई होती है, अपने को पहले से एंटीबॉडी बनी हुई होती है। अगला देखोगे 15 नंबर, विच पैरासाइट डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई सैंडीफ्लाई। सैंडीफ्लाई के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर लेशमानियासिस जो है वो किसके द्वारा होता है? सैंडीफ्लाई के द्वारा कोज किया जाता है। लेशमानिया डोनोविनी, है ना, डोनोवानी इज ट्रांसमिटेड बाय द सैंडीफ्लाइज एंड कोज द काला आजार। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? काला आजार रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 16 नंबर, प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सबसे पहले कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रकट होती है? यदि आपकी बॉडी में कोई भी संक्रमण होता है तो फर्स्ट टाइम जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है वो थोड़ा स्लो बनता है, धीमे बनता है। उस टाइम पर पहले एंटीबॉडी कौन सी होती है जो उसमें अटैक करती है? तो एम होती है, IgM, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा IgM। IgM is the first antibody to produce during the primary immune response. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड orally। आपको माउथ के द्वारा कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो सीधा सा है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो आपको माउथ के द्वारा दी जाती है। मौखिक पोलियो का टीका मुंह के माध्यम से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, प्रतिरक्षा में कॉम्प्लीमेंट प्रणाली का कार्य क्या है? आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम इन इम्यूनिटी? कोई भी पैथोजन जो आया है उसको सिक्वेंसली क्या करना है? आपको डिस्ट्रॉय करना है। आपका साइटोस्केलेटन जो सिस्टम है उनको एक्टिवेट करते हुए आपकी उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ पर हार्मोनल सिक्रेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रॉइंग पैथोजन, धीरे धीरे उन पैथोजन को क्या करना है? नष्ट करना है। तो राइट आंसर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट पाथवे का। कॉम्प्लीमेंट प्रणाली रोगजनों को लाइसिस करना और ऑप्सोनाइजेशन के माध्यम से नष्ट करती है। CSIR नेट की जिन्होंने तैयारी की होगी उनको तो पता होगा कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या होता है। देखो 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जनित जूनोटिक है? जूनोटिक डिजीज बाई पैरासाइट, ऐसा कौन सा है जो जूनोटिक मतलब जीवों के द्वारा होने वाला है? तो यहाँ पर देखोगे इन्फ्लूएंजा, रेबीज, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो यहाँ पर टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो किस प्रकार का है? जूनोटिक डिजीज प्रकार का है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज कोज्ड बाई ए प्रोटोजोआ पैरासाइट। कौन सा? प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर जूनोटिक हो गया मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला। और कौन सा? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। कौन सा? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ऑफन फ्रॉम, कहाँ से होता है? मोस्टली बिल्ली के द्वारा फैलता है, ये कैट के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करने में सक्षम होती है? तो यहाँ पर दिया है प्लाज्मा सेल दिया हुआ है और तो कोई है ही नहीं। बी सेल दिया जाता है, या तो बी सेल डिफ्रेंशिएट होती है तो प्लाज्मा सेल बनाती है, प्लस आपकी एक मेमोरी सेल बनाती है जो इन फ्यूचर जाके वापस प्लाज्मा सेल बना सकती है और एंटीबॉडी बना सकती है। प्लाज्मा सेल इसी टाइम पर क्या बनाने लगेगी? एंटीबॉडी रिलीज करने लगती है। तो राइट आंसर आ जाएगा एंटीबॉडी मतलब प्लाज्मा सेल। ये दिया होता तो ये भी राइट आता। प्लाज्मा सेल्स आर द डिफ्रेंशिएटेड बी सेल्स
टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, मतलब बी सेल्स का ही मॉडिफिकेशन होकर क्या बनी है, डिफरेंशिएशन होने से, विभेदन होने से क्या बनी है, प्लाज्मा सेल बनी है, जो बी सेल का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना, और क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। देखो कौन सा टीका एक क्षीणित जीवित विषाणु का उपयोग करता है, देखो आ गया ना वापस, विच वैक्सीन इज यूज टू एटीन्यूटेड लाइव वैक्सीन, एटीन्यूटेड लाइव वायरस। यहाँ पर आप देखोगे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यहाँ पे तो नाम ही इनएक्टिवेटेड दे दिया, पोलियो तो है, मैंने कहा लाइव एटीन्यूटेड है ये, लेकिन इन्होंने क्या दिया, यहाँ पर इनएक्टिवेट दे दिया, इसलिए कट गया है ऑप्शन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और बीसीजी वैक्सीन, तो बीसीजी वैक्सीन का ऑप्शन सही है इसमें, एटीन्यूटेड वैक्सीन का ही एग्जाम्पल है। बीसीजी वैक्सीन यूज टू एटीन्यूटेड वीकेंड माइक्रोबैक्टीरियम बोविस टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ पैथोजन कोज द एथलेट्स फुट, एथलेट्स फुट का मतलब क्या होता है, एलिफेंटियासिस, हाथी पांव रोग, ठीक है ना, जो किसके द्वारा होने वाला है, हेलमिंथिस के द्वारा रोग किया जाता है। यहाँ पर देखोगे वाउचरेरिया के द्वारा, ये कौन सा दिया है, एथलीट्स फुट इज फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द, अच्छा ये अलग है ना, एथलीट्स मतलब ये एलिफेंटियासिस जो अपन जानते हैं नॉर्मली वाउचरेरिया के द्वारा किया जाता है, वो तो एलिफेंटियासिस होता है। यहाँ पर ये अलग टर्म है एथलीट्स, है ना, एथलीट्स फुट एक फंगल संक्रमण है जो सामान्यतः ट्राइकोफाइटोन प्रजाति से होता है, तो ये भी अपने आप में थोड़ा नया क्वेश्चन है, ट्राइकोफाइटोन, ठीक है ना, याद रख लेना भाई, ट्राइकोफाइटोन स्पीसीज के द्वारा किया जाता है जो फंजाई के द्वारा होता है, राइट आंसर आ जाएगा फंजाई। एक आध क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा नया लगता है अपने को भी। अगला देखोगे 23 नंबर, व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ द HIV वायरस इन द इम्यून सिस्टम, HIV वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो इसके जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो सेल की कौन सी सेल, तो यहाँ पर T सेल के ऊपर अटैक करता है। T सेल में भी खास तौर से T जो हेल्पर सेल है, इस T हेल्पर सेल के ऊपर क्या पाए जाते हैं, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर HIV आकर जुड़ता है, ठीक है, कौन सी पे, T हेल्पर सेल पर, तो T हेल्पर सेल को ये डिस्ट्रॉय करते हैं सबसे पहले, तो T हेल्पर सेल्स की काउंटिंग है वो सबसे कम होने लगती है क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है ये। HIV प्राइमरीली अटैक जो CD4 T हेल्पर सेल्स है ना, इसमें भी कभी पूछा जाए T हेल्पर सेल्स में भी कौन सी, तो CD4+ T हेल्पर सेल होती है क्योंकि एक CD8 भी पाई जाती है, CD8 भी पाई जाती है, अपने कौन सी देंगे, CD4 जो होती है उसके ऊपर अटैक करता है ये, तो T हेल्पर सेल, तो यहाँ पर प्राइमरी अटैक CD4 T हेल्पर सेल्स वीकन द इम्यून सिस्टम, और धीरे धीरे आपका जो इम्यून पावर है, आपकी जो ताकत है इम्यूनिटी की, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। अगला क्वेश्चन देखोगे आप 24 नंबर, विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन सीरम, सीरम के सामान्य अगर आप चेकअप करो और सामान्य आप देखो ब्लड के अंदर सबसे अधिक मात्रा के अंदर सीरम में कौन सी एंटीबॉडी, तो IgG पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, IgG पाई जाती है, जो मदर से बच्चे के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा भी आती है। IgG रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है, यह दीर्घकालीन रक्षा प्रणाली प्रदान करती है, मतलब लंबे समय तक ये इम्यूनिटी प्रदान करती है आपको। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखोगे आप 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्टोपैरासाइट, बाह्य परजीवी के रूप में कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, लाइस और जियार्डिया। तो यहाँ पर जुएँ जो होती है, लाइस जो होती है वो बाहर की तरफ पाई जाती है हेयर के अंदर अपने स्कैल्प के ऊपर, तो एक्टोपैरासाइट लाइक एज द लाइस लाइव ऑन द बॉडी सरफेस एंड फीड ऑन ब्लड को सक करती रहती है। इस प्रकार से आज की जो 27 नंबर टेस्ट था अपना, और इसके जो 25 क्वेश्चन हैं यहाँ पर अपने समाप्त होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखें और टेस्ट देते रहिए। मिनिमम प्राइस में अपने टेस्ट रखा है इसीलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए कि हर कोई स्टूडेंट है वो 300 रुपये अफोर्ड कर सके, क्योंकि सभी मैंने बताया, पहले ही बताया मैंने आपको, सभी में आपको बहुत ज़्यादा रेट के ऊपर ये जो दी है टेस्ट सीरीज, और इसीलिए मैंने ये सोच के स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए 300 रुपये में रखी थी
कि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो, 300 रुपये में हर कोई स्टूडेंट ले सके और मेरा जो टाइपिंग वाला जो होता है इनमें जो चार्ज जाता है वो जस्ट निकल जाए, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट्स टेस्ट रेगुलर दीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस होती रहे। इनकी PDF डाउनलोड कीजिए, उनके प्रिंट आउट निकालिए, आप लोग डेली स्टडी करते रहिए। आज के लिए अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।